अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। भाषा कोई अमूर्त चीज नहीं है। और इसीलिए हम पहली स्लाइड से ही शुरू कर रहे हैं। इसमें जो MCQ 1 है ना, वो बहुत बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। अच्छा। विकल्प है A जो स्वतंत्र हो, B जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, या C जो बालाघात हो। इसका उत्तर तो बी ही होगा। बिल्कुल, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए। पर ऐसा क्यों है? देखिए, इसका विज्ञान बहुत सीधा है। व्यंजन ना अपने आप में अधूरे होते हैं। अधूरे मतलब? जैसे अगर हम क बोलते हैं, हाँ। तो उसमें क और अ दोनों मिले होते हैं। हाँ। अगर आप अ यानी स्वर को हटा देंगे तो क के नीचे हलंत लग जाएगा। अच्छा, हलंत। हाँ, हलंत का मतलब ही है कि ध्वनियां बाधित हैं, उसे पूरी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो इसको समझने के लिए मेरी एक फेवरेट एनालॉजी है। हाँ। अगर हम स्वरों को एक इंजन की तरह मान लें, हाँ हाँ, और जो व्यंजन है वो ट्रेन के डिब्बों की तरह हैं, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बहुत सही। डिब्बे कितने भी भारी या मजबूत क्यों ना हो, बिना इंजन के वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। व्यंजनों को पूर्ण ध्वनि में बदलने के लिए स्वर रूपी इंजन चाहिए ही चाहिए। एकदम सटीक विश्लेषण है। बिना स्वर के व्यंजन सिर्फ एक अवरोध है। स्वर उस हवा को बाहर धकेलकर आवाज बनाते हैं। तो जब ये स्पष्ट हो गया कि व्यंजन क्या है, तो अगला कदम है ये जानना कि कुल कितने वर्ण हमारी इस वर्णमाला वाली ट्रेन में मौजूद हैं। हाँ, नोट्स की स्लाइड 2 में देवनागरी लिपि के 52 वर्णों का पूरा गणित दिया है। एक 3D विच्छेद है पूरा। बिल्कुल। अगर हम इन्हें कैटेगरीज में बांटें तो हमारे पास 11 स्वर हैं और 33 मूल व्यंजन हैं। और इन 33 के अंदर भी उपश्रेणियां हैं ना? हाँ, 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन। ओके। और अयोगवाह? वो 2 हैं, अंग और आहा। फिर 2 उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन हैं, ड और ढ। और आखिर में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इन सबको जोड़ें तो कुल 52 बैठता है। तो यहीं से हमारा MCQ 2 बनता है। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? सीधा सा जवाब है 52, ऑप्शन डी। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे ट्रिकी पार्ट वो संयुक्त व्यंजनों वाला है। हाँ, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये। हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन हैं और उनका विच्छेद अक्सर पूछा जाता है। जैसे क्ष कैसे बनता है? श बनता है आधा क और षटकोण वाले श से। त्र तो बहुत सिंपल है, आधा त और र। और ज्ञा? ज्ञ, जिसे आमतौर पर उत्तर भारत में हम ज्ञा बोलते हैं, वो असल में आधा ज और न्य से मिलकर बना है। और चौथा वाला? चौथा है श्र, जो आधा शलजम वाला श और र से बनता है। बस याद ये रखना है कि पहले वर्ण के नीचे हलंत होता है। एक सेकंड, यहाँ एक चीज मुझे हमेशा हैरान करती है। क्या? ज्ञा को हम ज्ञा बोलते हैं, लेकिन ये ज और ज से बना है। ये तो एकदम अलग ध्वनियां लगती हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक उलझन है ना? संस्कृत में इसका मूल उच्चारण ज के करीब था। समय के साथ क्षेत्रीय बोलियों की वजह से ये ज्ञा हो गया। ओ, मतलब उच्चारण बदल गया। हाँ, लेकिन संरचना आज भी ज और य की ही है। इसीलिए एग्जाम में हमेशा मूल संरचना पूछी जाती है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। नंबर्स तो हमने जान लिए, अब बारी है ये महसूस करने की कि ये ध्वनियां हमारे मुंह के अंदर असल में काम कैसे करती हैं। स्लाइड 3 में वायु, ऊष्मा और जीव का ये जो खेल समझाया है, वो सच में किसी एनाटॉमी क्लास जैसा है। बिल्कुल। जैसे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इनको बोलते टाइम क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे ध्वनि मुंह के अंदर से ही आ रही है और अंदर ही रुक सी गई है। जीभ पूरी तरह से मुंह के किसी भी हिस्से को नहीं छूती, बस हवा को दिशा देती है। एग्जैक्टली। और यही बात MCQ 3 और 5 में सीधे पूछी गई है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। आंसर है य, र, ल, व। एकदम सही। पर मुझे एक डाउट है यहाँ। व और ब सुनने में कई बार लगभग एक जैसे लगते हैं, इनमें असल में भौतिक अंतर क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। नोट्स में साफ लिखा है कि व एक अंतस्थ व्यंजन है। अच्छा। जब वह बोलते हैं तो नीचे का होंठ ऊपर के दांतों के करीब आता है, पर होंठ पूरी तरह बंद नहीं होते। तो हवा एक पतले रास्ते से निकल जाती है। हाँ, जबकि ब एक स्पर्शी व्यंजन है। ब बोलते समय दोनों होंठ आपस में पूरी तरह टकराते हैं, हवा को रोकते हैं और फिर एक विस्फोट के साथ खुलते हैं। बिल्कुल, यही फंडा है। अरे वाह, मतलब वर में हवा फिसल जाती है और ब में ब्लॉक हो जाती है। एकदम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं ऊष्मी या संघर्षी व्यंजनों पर, जो MCQ 4 का टॉपिक है। श, श, स और ह। इनके नाम में ही इनका अर्थ है। ऊष्मा यानी गर्मी।
बोलते टाइम गर्म हवा निकलती है। हाँ, क्योंकि मुंह के अंदर हवा को एक बहुत संकरी जगह से रगड़ खाकर निकलना पड़ता है। आप हाथ मुंह के सामने रखकर बोलेंगे तो गर्माहट फील होगी। सही कहा। और फिर आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन पर एमसीक्यू 6 आधारित है, ड़ और ढ। हमारे नोट्स बताते हैं कि इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। हाँ, जब ढ या ढ बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जीभ पीछे जाकर झटके से आगे गिर रही है। एकदम किसी छलांग की तरह। हवा और गर्मी की बात तो हो गई, लेकिन जब जीभ मुंह के अलग-अलग हिस्सों को पूरी तरह से स्पर्श करती है, तब क्या होता है? इसका जवाब स्लाइड 4 में है, जहां 25 स्पर्शी व्यंजनों का पूरा कचटतप नियम समझाया गया है। कचिटातप, ये सुनते ही ना पूरी वर्णमाला की एक 5 बाय 5 की ग्रिड दिमाग में छप जाती है। हाँ, ये हमारे प्राचीन वैयाकरणों का बहुत साइंटिफिक तरीका है। 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त और प। और हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। बिल्कुल, और हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है, ञ, ञ, ण, न, म, उसे पंचमाक्षर या नासिक कहते हैं। नासिक इसलिए क्योंकि हवा नाक से भी निकलती है। एकदम सही। और इसी ग्रिड से हमारा एमसीक्यू 7 बनता है। ढ वर्ण का वर्ग और स्थान क्या है? कचटतप ग्रिड के हिसाब से ढ ट वर्ग में आता है। हाँ, ट, ठ, ड, ढ। और स्थान है चौथा। बिल्कुल। इसी के साथ यहाँ एमसीक्यू 17 भी है। च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी क्यों कहा जाता है? क्योंकि च वर्ग के इन शुरुआती 4 वर्णों में एक अनोखी बात है। क्या? उच्चारण के समय जीभ तालु को स्पर्श तो करती ही है, लेकिन हवा को बाहर निकलने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा संघर्ष भी करना पड़ता है। मतलब स्पर्श और घर्षण दोनों है। हाँ, इसीलिए इन्हें सिर्फ स्पर्शी नहीं बल्कि स्पर्श संघर्षी कहते हैं। मुंह के अंदर का स्पर्श तो समझ आ गया, अब गले के अंदर चलते हैं जहां से कंपन और सांस यानी प्राण वायु कंट्रोल होती है। यह हिस्सा एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला होता है। हाँ, स्लाइड 5, 6 और 7 में इसका पूरा 3D विज्ञान है। सबसे पहले स्लाइड 5 में कंपन के आधार पर वर्गीकरण है, अघोष और सघोष। अघोष मतलब जहां गले में कोई कंपन नहीं होता, सिर्फ सांस का यूज होता है। हाँ, इसका नियम है हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों श, स, साथ ही विसर्ग। इस कॉन्सेप्ट पे पीडीएफ में लगातार 3 प्रश्न है। कौन कौन से? एमसीक्यू 8 पूछता है कि केवल सांस का प्रयोग करने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? उत्तर है अघोष। बिल्कुल। एमसीक्यू 9 में पूछा है कि ग, घ, ज, ख में अघोष कौन है? ख क वर्ग का दूसरा अक्षर है तो वो अघोष हुआ। एकदम लॉजिकल। और एमसीक्यू 10 पूछता है कि घ, ड, ठ, त में कितने अघोष हैं? यहाँ ठ और त मतलब कुल 2 वर्ण अघोष है। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझाऊं तो अघोष मोबाइल के साइलेंट मोड की तरह है। और सघोष क्या हुआ? वो है फोन का वाइब्रेशन मोड, जिसमें भारी कंपन होता है। ये साइलेंट और वाइब्रेशन वाली एनालॉजी बहुत ही कमाल की है। सघोष बोलते समय गले पर हाथ रखें तो झंझनाहट महसूस होती है। इसके नियम क्या है? इसका नियम है वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर। इसके अलावा सभी स्वर, सभी अंतस्थ और ह भी सघोष होता है। इसी से एमसीक्यू 11 जुड़ा है। क वर्ग में कितने घोष हैं? आंसर है 3, ग, घ, ङ। और एमसीक्यू 12 में एक असत्य कथन चुनना था। हाँ, उसमें सभी विसर्ग सघोष हैं गलत है, क्योंकि विसर्ग हमेशा अघोष होते हैं। बिल्कुल। अब स्लाइड 6 पर आते हैं, प्राणवायु पर, यानी अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब है यहाँ हवा। हाँ, अगर बोलते समय मुंह से अधिक हवा निकले तो वो महाप्राण है। यही तो एमसीक्यू 13 में पूछा गया है। महाप्राण का नियम है हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और सभी ऊष्म व्यंजन। क्योंकि घर्षण पैदा करने के लिए ज्यादा हवा फेंकनी पड़ती है। एकदम सही। और अल्प प्राण मतलब कम हवा। पहला, तीसरा, 5वां अक्षर और अंतस्थ। हाँ। एमसीक्यू 14 पूछता है कि सभी स्वर क्या होते हैं? तो स्वरों को बोलने बहुत कम हवा लगती है, पर गले में कंपन होता है, इसलिए सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष दोनों होते हैं। अब स्लाइड 7 में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का 3D डायग्नोस्टिक है। हाँ, दोनों नियमों को मिला दिया गया है। जैसे एमसीक्यू 15 पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या हैं? डिकोड करें तो हवा कम है मतलब अल्प प्राण और कंपन है मतलब सघोष। तो ये अल्प प्राण प्लस सघोष हुए। वहीं एमसीक्यू 16 पूछता है कि ह को छोड़कर बाकी ऊष्म व्यंजन क्या है? श,
स में हवा ज्यादा है मतलब महाप्राण, और कंपन नहीं है मतलब अघोष। ये विश्लेषणात्मक तरीका सच में रटने की जरूरत खत्म कर देता है। बिल्कुल। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कंपन और हवा के बाद अब ये जानना है कि कौन सी ध्वनि शरीर के किस विशिष्ट अंग से टकराकर निकलती है। स्लाइड 8, 9 और 10 में इसके लिए अंकित सर की कुछ बहुत ही जादुई ट्रिक्स दी गई हैं। हाँ, ये ट्रिक्स तो दिमाग में छप जाती हैं। पहला स्थान है कंठ, जहां से क वर्ग और अ आ ह निकलते हैं। ट्रिक है, कबूतर ने कंठ पर चूंच मारी तो दर्द से अ आ ह निकला। अरे वाह! और दूसरा तालव्य है ना? हाँ, तालव्य से च वर्ग, ई, य, श आते हैं। ट्रिक है, बच्चे के तालू में चम्मच लगी तो ई करके रोया और बोला यस। मुझे ये यस वाली ट्रिक बहुत कमाल की लगती है। वाई और एस से य और श याद हो जाते हैं। तीसरा है मूर्धन्य, जहां से ट वर्ग, री, र, श आते हैं। ट्रिक थोड़ी मजेदार है। मुर्दे पर टमाटर गिरे, देखा तो ऋषि थे। ये इतनी अजीब है कि इसे भूलना नामुमकिन है। चौथा है दंत्य, त वर्ग, ल, स। ट्रिक है, दांत पर तख्ती लगी तो गुस्से में ल, स निकले। और पांचवा ओष्ठ्य है, प वर्ग, ऊ। ट्रिक, होठों से ऊ करके पतंग उड़ाई। अब स्लाइड 9 में इन ट्रिक्स का टेस्ट है। MCQ 18 पूछता है कि कंठ से ध्वनि कौन सी है, कबूतर वाली ट्रिक तो उत्तर क वर्ग है। और MCQ 19 पूछता है कि त, न, द, ट में से कौन सा दंत्य नहीं है। यहाँ ट मूर्धन्य है, टमाटर वाला, बाकी सब दंत्य हैं। और MCQ 20 पार्ट 1, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, दंत्य। लेकिन शरीर की एनाटॉमी इतनी सरल नहीं है ना? हाँ, कुछ हिस्से मिलकर भी काम करते हैं। स्लाइड 10 में इसी दोहरे उच्चारण की बात है। जैसे MCQ 20 पार्ट 2 दंतोष्ठ्य के बारे में पूछता है, दांत और होंठ के स्पर्श से क्या बोलते हैं? उत्तर है व। आप बोलकर देखिए, व। ऊपर के दांत नीचे के होंठ को छू रहे हैं। बिल्कुल। और स्वरों में भी ऐसा होता है। MCQ 27 पूछता है कि कंठोष्ठ्य दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका उत्तर है ओ या औ, क्योंकि कंठ का अ और होंठ का उ मिलकर ओ बनाते हैं। इसी तरह MCQ 28 कंठ तालव्य दीर्घ स्वर के बारे में है। इसका उत्तर ए या ए है, क्योंकि ये अ और ई से बनते हैं। अब तक तो हमने सामान्य पहचान देखी है, पर स्लाइड 11 में कुछ विशिष्ट नाम भी हैं ध्वनियों के। जैसे MCQ 22 व्यंजन और स्वर के मध्य किसे माना जाता है? उत्तर है अंतस्थ व्यंजनों को। और MCQ 25 में लुंठित और पार्श्विक वर्ण पूछे गए हैं। ये क्या होते हैं? र को लुंठित कहते हैं क्योंकि बोलते समय जीभ में कंपन होता है और वो लुढ़कती हुई लगती है। अच्छा, और पार्श्विक? ल पार्श्विक है क्योंकि जीभ तालू को छूकर रास्ता रोकती है और हवा बगल से निकलती है। और ह को? ह को काकल्य ध्वनि कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो गले के एकदम निचले हिस्से से आती है। और एक नियम है, जब दिल्ली या पक्का जैसे शब्दों में दो समान वर्ण आए तो उसे द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहते हैं। अब आती है स्लाइड 12 डिक्शनरी का क्रम। MCQ 23 पूछता है कि शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि क्ष अंत में आएगा। हाँ, क्योंकि वर्णमाला के अंत में होता है, पर इसका सही उत्तर क के बाद है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में शब्द मूल संरचना के हिसाब से रखे जाते हैं। क्ष असल में क और श से बना है, आओ। इसलिए क से शुरू होने वाले शब्दों के तुरंत बाद क्ष वाले शब्द आते हैं। यही त्र और ज्ञा पर भी लागू होता है। वर्ण विच्छेद की बात करें तो MCQ 24 में क्री का विच्छेद पूछा है। उत्तर है आधा क प्लस री। नीचे र नहीं बल्कि री की मात्रा है। और MCQ 26 में उद्यान का शुद्ध विच्छेद पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ। क्योंकि जो दिया हम लिखते हैं वो द और य से बनता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब तक सीखी गई हर चीज को एक साथ लागू करने का समय आ गया है। हाँ, स्लाइड 13, 14 और 15 में हमारा 3D महापरीक्षण मौजूद है। चलिए देखते हैं। स्लाइड 13 में टारगेट 1 है MCQ 21 कंठ्य प्लस अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है?
कंठ्य मतलब क वर्ग, अल्पप्राण मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, दोनों में कॉमन है ग। टारगेट 2 है MCQ 29, तालव्य प्लस महाप्राण प्लस अघोष। तलव्य च वर्ग है, महाप्राण दूसरा चौथा है, अघोष पहला दूसरा है। तीनों शर्तों से गुजरकर बचता है 6। इसी तरह MCQ 31 है, मूर्धन्य प्लस महाप्राण प्लस अघोष। मूर्धन्य ट वर्गीय, महाप्राण ठ ढ है, अघोष ट ठ है, तो कॉमन हुआ ठ। स्लाइड 14 में थोड़ा कठिन सवाल है। MCQ 32 दंत्य प्लस अल्पप्राण प्लस अघोष। इसका आंसर त है। और अब महा चैलेंज, MCQ 30 या 33, ज्ञ ज छ झ ट, इनमें से तालव्य, महाप्राण और घोष तीनों कितने हैं? डिकोड करते हैं। तालव्य हैं ज छ झ, इनमें महाप्राण सिर्फ छ है। लेकिन यहाँ पेच है, छ एक अघोष ध्वनि है, घोष नहीं। एग्जैक्टली मतलब इस सूची में कोई भी वर्ण तीनों शर्तें पूरी नहीं करता, तो सही उत्तर है 0। ये सवाल तो सच में दिमाग की पूरी कसरत करवा देता है। और नोट्स में एक होमवर्क भी है, य का उच्चारण स्थान क्या होगा? वो यस वाली ट्रिक याद है ना? सबको कमेंट्स में बताना है। अब हम अंतिम स्लाइड 15 पर आ गए हैं, मिशन 37/37। यहाँ एक आत्म परीक्षण चेकलिस्ट दी गई है। और जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 33 प्रश्नों में उनका स्कोर क्या रहा। कल की डीप डाइव में हम संज्ञा और सर्वनाम के रहस्य सुलझाएंगे। स्रोत सामग्री पर नजर जरूर डालनी है। जी बिल्कुल। और हाँ, एक महत्वपूर्ण घोषणा, कल से टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू हो रहे हैं। बैच वालों के लिए फ्री, अन्य के लिए मात्र 99 रुपए। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। भाषा सिर्फ संचार का साधन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रणाली है। बिल्कुल। 3D विज्ञान को समझ लिया तो रटना खत्म। बोलते समय बस सोचे कि मुंह के अंदर ये जीभ और हवा कैसे एक सिम्फनी बना रही है। जय हिंद, जय भारत।